इस सत्र में आगे हिंदू जन जागृति समिति का सुराज्य अभियान इस विषय पर श्री विश्वनाथ कुलकर्णी जी हमें संबोधित करेंगे। उनका परिचय हम जानकर लेते हैं। श्री विश्वनाथ कुलकर्णी जी हिंदू जन जागृति समिति के पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य के समन्वयक हैं। आपका आध्यात्मिक स्तर 64% है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि समिति का सुराज्य अभियान इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण तथा हिंदू राष्ट्र स्थापना के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, इन्हें वंदन कर एक अभिनव उपक्रम जो करने के लिए बहुत आसान है और बहुत अच्छी तरीके से समाज में परिवर्तन आ सकता है, इस संदर्भ में कुछ अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। 2017 में अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर समाज में जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, जैसे डॉक्टर सत्यमेव जयते जी ने बताया कि भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में फैल गया है, उसके विरोध में संघर्ष करने के लिए और समाज में जागृति करने के लिए हिंदू जन जागृति समिति ने सुराज्य अभियान नाम से एक उपक्रम शुरू किया। आज भ्रष्टाचार तो दूध वाले से लेकर राजनेता तक हर क्षेत्र में फैल गया है, लेकिन समस्या क्या है कि भ्रष्टाचार के विरोध में कैसे लड़ना है, इसका जो शास्त्र है, इसके बारे में कैसे कार्य करना चाहिए, इसका प्रशिक्षण समाज को नहीं है। इसीलिए वो कुछ समय के बाद उस भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लेते हैं और उस भ्रष्ट व्यवस्था का एक पार्ट बन जाते हैं। तो समाज को संवैधानिक मार्ग से सामाजिक दुष्प्रवृत्ति के विरुद्ध में कैसे लड़ना चाहिए और इसके बारे में जागृति करने के दृष्टिकोण से मुख्य उद्देश्य रखकर इस अभियान को शुरू किया गया। हम सभी हिंदू राष्ट्र स्थापना का ध्येय लेकर अधिवेशन में आए हैं, तो केवल संविधान में कागज पर हम हिंदू राष्ट्र लाना चाहते ऐसे नहीं, तो वास्तविक रूप में जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हम कर रहे हैं तो वो साकार करनी हो, तो उस हिंदू राष्ट्र में जो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी वो हासिल करने के लिए अभी से हम सभी को प्रयास करने चाहिए। क्योंकि हिंदू राष्ट्र यानी स्वराज्य, सुराज्य और आध्यात्मिक संकल्पना से युक्त होने वाला राज्य है। तो हम सभी को हिंदू राष्ट्र स्थापना के साथ साथ भ्रष्टाचार के विरोध में भी सुराज्य लाने के दृष्टिकोण से भी प्रयास करने चाहिए। और इसके बारे में गत कुछ वर्षों में जो प्रयास किए गए, उसमें से कुछ चयनित प्रयास मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले एक अनुभव हम करते हैं कि हम बस से, प्राइवेट बस से जब प्रवास करते हैं, तो जैसे हमारे त्यौहार आते हैं, जैसे दिवाली हो, नवरात्र हो या अन्य हमारा त्यौहार हो, बस का जो किराया है वो 3-4 गुना बढ़ जाता है। यानी 800-900 रुपये अगर भाड़ा रहेगा तो हम ऑनलाइन बुकिंग जैसे रहते हैं ना, रेड बस में हो या अन्य कोई बस के पोर्टल पर बुकिंग करते हैं, तो तुरंत जैसे दिवाली आएगी, त्यौहार आएगा, तो वो 2,500 से 3,000 भाड़ा दिखाने लगता है। वैसे ऑनलाइन बुकिंग वाले तो अनेक वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, 30% डिस्काउंट मिलेगा, तो हमें लगता है कि मुझे बहुत सस्ते में टिकट मिल रहा है। लेकिन वास्तविक इसमें सच्चाई क्या है? तो महाराष्ट्र स्टेट, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक निर्णय है जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र स्टेट का बस का जितना किराया है उससे अधिक से अधिक 1.5 गुना किराया प्राइवेट बस वाले ले सकते हैं। ऐसे ऑफिशियल नियम महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो इसके कारण हम ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से बस का आरक्षण करते हैं और 4-4 गुना हम पेमेंट करते हैं। तो हमने इस विषय को चुना। 2022 में हमने इस पूरे विषय के बारे में अभियान छेड़ा। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर हमने सभी जगह इस विषय को पहुंचाया और समाचार पत्रों में इसके बारे में जागृति की और 2 अच्छी उपलब्धियां यहाँ पे हमें प्राप्त हुई। महाराष्ट्र सरकार का परिवहन विभाग यानी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विभाग का जो वेबसाइट है और उस पर जो हेल्पलाइन क्रमांक है जिस पर हम कुछ कंप्लेंट कर सकते हैं, उस क्रमांक पर अनेक बार फ़ोन करके कुछ भी मतलब आउटपुट नहीं मिलता था। जब हमने ये अभियान शुरू किया तो महाराष्ट्र के सरकार ने इस वेबसाइट पर इस हेल्पलाइन की सुविधा को पुनः चालू किया। वहाँ पर शिकायत कंप्लेंट करने के लिए पोर्टल चालू किया
और अब सरकार के द्वारा सरकार को हम अपनी शिकायतें भेज सकते हैं, ऐसी व्यवस्था सबसे पहले निर्माण हुई। और दूसरा उसमें आउटपुट ये आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे पॉलिसी है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक नियमावली बनाने के लिए कमेटी स्थापन की और महाराष्ट्र रेगुलेशन ऑफ एग्रीगेटर रूल्स 2022 बनाने के लिए एक समिति गठन हुई। इसका लाभ क्या हुआ कि जैसे अभी मैंने जो नियम बनाया कि प्राइवेट बस स्थान को अधिक से अधिक 1.5 गुना किराया लेने की अनुमति है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट में जैसे हमारे यहाँ रेड बस है जिसमें ऑनलाइन बुकिंग होती है, तो इस प्रकार के ऑनलाइन पोर्टल बुकिंग वाले सभी पोर्टल्स को इस रेगुलेटरी सिस्टम में लाया नहीं था। तो हमने जब इसके बारे में आंदोलन छेड़ा, इसके बारे में अवेयरनेस किया, तो अभी इसके लिए कमेटी गठन हुई है और इस दृष्टिकोण से प्रयास होना आरंभ किया है। तो केवल हम इसके बारे में जागृति कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इसमें एक हमें सक्सेस मिल गया। दूसरा विषय, हमारे यहाँ अनेक जगह पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या महानगर पालिका, नगर पालिका है, जिनको खर्च करने के लिए पैसा दिया जाता है और अपेक्षित ऐसा रहता है कि साल के एंड में कितना खर्च किया उसकी बैलेंस राशि हमें रिटर्न करनी चाहिए और जो खर्च हुआ उसके बिल जमा करने चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है। ऐसे इस दृष्टिकोण से हमने महाराष्ट्र के लगभग 16 जिलों में RTI किए, जैसे सोलापुर, लातूर, बीड, जळगाव, अहमदनगर, नवी मुंबई, ऐसे 16 जिलों में हमने RTI किए और शॉकिंग जानकारी सबके सामने हमारे सामने आई। तो उसमें से 4 जगह के मैं केवल आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। कोल्हापुर महानगर पालिका में जब हमने ये जानकारी RTI से मांगी, लगभग 7,01,54,844 रुपया उन्होंने देना शेष था। जब हमने इसके बारे में RTI किया और हमने इसकी इंक्वायरी की मांग की, अभी तक 3.5 करोड़ इसमें से वसूल हो गए हैं और जिन्होंने ये पैसे नहीं दिए उन पर कार्रवाई करने के लिए हमने मांग की है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका यानी बॉम्बे में यह महानगर पालिका है, 28 वर्षों से ये जो एडवांस राशि दी जाती है उसमें से 1,26,01,276 रुपयों की वसूली नहीं हुई थी। हमने इसके बारे में इंक्वायरी बिठाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें से अभी 69 लाख रुपीस की अभी वसूली अब तक हो गई है। यानी हम जब पूछने लगेंगे, हम जब डिमांड करते हैं तो किस तरीके से आउटपुट आ सकता है हम देख सकते हैं। लातूर के महानगर पालिका, इसमें से लगभग 20 लाख रुपयों की एडवांस राशि की जो भरपाई है वो RTI करने से हमें उपलब्ध हुई। और अहमदनगर महानगर पालिका, इसका अभी तक 63 लाख रुपए एडवांस पेमेंट का जमा करना अभी भी शेष है। इस तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है या पैसे लिए जाते हैं लेकिन साल के एंड में दिए नहीं जाते, 28 वर्षों से दिए नहीं जाते, केवल एक RTI करने से, एक एप्लीकेशन करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने से किस तरीके से परिणाम मिल सकता है हम इसमें से अनुभव कर सकते हैं। तीसरा हमने प्रयास किया पॉल्यूशन के बारे में। रत्नागिरी जिले में, महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में 2 नगर परिषदों से ये जो पॉल्यूटेड पानी रहता है मतलब तो वो पानी लाखों लीटर का वहाँ नदी और समुद्र में छोड़ा जा रहा था। हमने इसके बारे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पुणे का जो खंडपीठ है यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण पुणे, इस पर हमने इसके बारे में याचिका प्रविष्ट की और जैसे ही याचिका प्रविष्ट हुई, इस खंडपीठ ने यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पुणे ने सभी नगर परिषदों को ट्रिब्यूनल के सामने उपस्थित रहने का आदेश पारित किया और इस दृष्टिकोण से कार्रवाई करने की प्रोसेस अभी इसमें से चालू हो गई है। फिर हमारे यहाँ जितने बस स्टैंड रहते हैं, तो बस स्टैंड पर अगर हम जाएंगे तो उसकी बहुत ही विदारक स्थिति रहती है, हम सभी इसको अनुभव कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में गंदगी रहती है, पीने के पानी की सुविधा नहीं रहती और वहाँ बहुत अस्वच्छता रहती है, अनेक लोग वहाँ थूकते हैं। तो ऐसी अनेक जगह पर हम बस स्टैंड्स पे ऐसी स्थिति देखते हैं। लेकिन अभी करना क्या चाहिए, तो हमने लगभग 16 जिलों में इस दृष्टिकोण से विभाग नियंत्रण को पत्र भेजा, हमने इसके बारे में मेमोरेंडम भेजा और इस पूरी व्यवस्था के फ़ोटोज़ हमने न्यूज़पेपर में छापे, समाज के भी न्यूज़पेपर में छापे, सनातन प्रभात में भी छापे और इस विषय की गंभीरता पर उनका ध्यान आकर्षित किया।
अब इसका परिणाम क्या हुआ कि 1 मई को, अभी इसी वर्ष में 1 मई को महाराष्ट्र सरकार ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बस स्थानक इस प्रकार के एक अभियान की घोषणा की और अभी सभी जगह पर ये परिवर्तन करने के लिए प्रक्रिया आरंभ हो गई है। तो हम इस दृष्टिकोण से हमें डिमांड करनी चाहिए, तो हम ये प्रयास कर सकते हैं। 5वां हमने प्रयास किया, महाराष्ट्र में, गोवा में अनेक जगह पर 10 रुपये के जो सिक्के रहते हैं, अगर हम दुकान में जाएंगे तो अनेक दुकान शॉपकीपर से वो उसको लेते नहीं हैं और कहते हैं कि ये अभी बंद हो गया है, अभी इसको हम नहीं ले सकते। अनेक जगह बैंक में भी अगर हम इसको जमा करने को जाएंगे तो बैंक भी इसको लेना मना कर देती है। हमने इसके बारे में अनेक जगह न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा है। हमने इसके बारे में प्रयास किया कि यहाँ की जो जिलाधिकारी, लीड बैंक, वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमने मेमोरेंडम दिया कि बड़ी संख्या में 10 रुपये के कॉइन लोगों के पास है और वो यूज़ नहीं हो रहे हैं और रिजर्व बैंक ने यह बंद हो गया है, इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, तो इस प्रकार से इस पैसों का लॉस हो रहा है। हमने सोशल मीडिया से भी इस अभियान को चलाया, तो इसका परिणाम क्या हुआ, महाराष्ट्र के लातूर के जिलाधिकारी, उन्होंने ऐसे सिक्के न स्वीकारने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लातूर को भी उन्होंने सभी शाखाओं को आदेश दिया कि आपको ये कॉइन स्वीकारने ही होंगे। उसी तरीके से गोवा सरकार ने इस संदर्भ में ये सभी कॉइन स्वीकारने के लिए एडवाइजरी घोषित की और इस दृष्टिकोण से सभी आदेशों की प्रतियां सरकारी कार्यालयों में लगाई गई है। अनेक जगह पर अब ये कॉइन स्वीकारने लगे हैं। यानी ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम छोटा सा प्रयास करेंगे तो ये आसानी से बदलाव आ सकते हैं। इस दृष्टिकोण से इसे हम देखेंगे। हम सभी रेलवे से प्रवास करते हैं। अनेक जगह रेलवे स्टेशन पर वाटर वेंडिंग मशीन, यानी कम दाम में लोगों को पानी मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था शुरू की है। लेकिन हम देखते हैं कि वेंडिंग मशीन चालू करते तो चालू नहीं होता, उसमें पानी नहीं आता, वो बंद हुआ रहता है और वो केवल एक कागज़ के ऊपर हम देख सके कि वो वेंडिंग मशीन आया है। हमने इसके बारे में एक अभियान चालू किया। वहाँ के डीआरएम और रेल मंत्रालय को हमने पत्र भेजे, समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर, सभी जगह पर हमने इसके बारे में अवेयरनेस चालू किया। ऐसे बंद पड़े हुए सभी जो वाटर वेंडिंग मशीन है उसके फ़ोटोज़ हमने वेबसाइट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किए और मांग उठाना चालू किया। और इसका परिणाम क्या आया कि अब सरकार ने सभी जगह पर यह वाटर वेंडिंग मशीन को रिपेयर करने के लिए टेंडर घोषित किया है और अभी सभी जगह पर वाटर वेंडिंग मशीन रिपेयर करने की प्रक्रिया को आरंभ किया है। ऐसे अनेक प्रयास चल रहे हैं। जैसे फेक आधार कार्ड के बारे में हम देखते हैं कि बोगस आधार कार्ड मिलता है, वो बंद करवाने की दृष्टि से हमने प्रयास किया। अनेक जगह जो मैरिज सर्टिफिकेट हमें मिलता है तो महाराष्ट्र का मैरिज सर्टिफिकेट अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, गोवा का अलग है, गुजरात का अलग है। अगर हम मान लीजिए उत्तर प्रदेश से गोवा में आए और मुझे किसी कार्य के लिए वो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है तो मुझे वो चेंज करके लेना पड़ता है, तो इसके कारण सामान्य जनता त्रस्त है। हमने इस दृष्टिकोण से एक कॉमन फॉर्मेट होने के लिए भी प्रयास किया और उस दृष्टिकोण से ज्ञापन दिए। फिर हमने मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर्स जो रहते हैं, अनेक जगह आप देखते हैं कट प्रैक्टिस चलती है पैसों के लिए, तो उस पर पाबंदी लाने के लिए प्रयास किए। ऐसे अलग अलग प्रयास इस दृष्टिकोण से कर रहे हैं। तो इस पूरे विषय का सार यही है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए तो प्रयास करना ही है, लेकिन सुराज्य लाना ये हिंदू राष्ट्र स्थापना का एक अविभाज्य अंग है। जहाँ जहाँ हमें हमारे क्षेत्र में इस दृष्टिकोण से सामाजिक दुष्प्रवृत्तियाँ दिखती है तो उसे हमें केवल देखकर निगलेक्ट नहीं करना है, उसे हमें स्वीकारना नहीं है, तो उसके ऊपर आवाज़ उठानी है। हमारे घर के बाहर भी अगर हमें बड़ी मात्रा में कचरा अनेक दिन से उठाया नहीं दिखा तो हमें तुरंत फ़ोटो उसका निकालना है और स्थानिक नगर निगम के ट्विटर को टैग करके हमें मांग उठानी है। इतना हर एक व्यक्ति भी करने लगेगा तो बड़ी मात्रा में व्यवस्था के अनुसार कार्यरत होना शुरू हो जाएगी और जो स्वराज्य हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र में, अभी से वो लाने की प्रक्रिया हम कर सकते हैं। तो इतना ही इस दृष्टिकोण से बताना था। ये स्वराज्य अभियान क्रियान्वित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण हमें शक्ति, बुद्धि और बल प्रदान करे। इतना ही बताकर मैंने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।